हेलो एवरीवन। हाँ, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ क्रॉप। क्रॉप क्या होता है भाई? तो क्रॉप क्या है? क्रॉप एक ऐसा प्लांट है जो सिमिलर काइंड्स के होते हैं, मतलब सेम तरह के दिखते हैं, सेम तरह के होते हैं, पर उनको उगाया जाता है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में। जब हम किसी प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में उगाते हैं फील्ड पर, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स, या सिंपली क्रॉप बोल सकते हैं अपन उसको। अच्छा, जब हम क्रॉप उगाते हैं तो हमको कुछ एक प्रोडक्ट मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट उगाने के बाद उसको, तो वो फाइनल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉप प्रोड्यूस। ओके, तो क्रॉप क्या है अपन को पता चल गया है, क्रॉप प्रोड्यूस हमको पता चल गया है ना। नेक्स्ट चीज़ हमको पता होनी चाहिए व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एक लैटिन टर्म है जो कि बनी है एगर और कल्चर से। तो एगर क्या होता है? एगर का मतलब होता है फील्ड, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो हम जो भी चीज़ फील्ड पे उगाते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, है ना। वो सारी स्टडी आती है एग्रीकल्चर के अंदर। ओके, नेक्स्ट चीज़ आता है प्लांट्स के या क्रॉप्स के टाइप्स। ओके, तो टाइप ऑफ क्रॉप्स इंडिया में मेनली देखते हैं अपन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है सीरियल। सीरियल्स क्या होता है? सीरियल्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि एक, क्या बोलना मतलब एक टॉल ग्रास के फॉर्म में होते हैं। टॉल ग्रासेस होती हैं जिसके ऊपर हमारा एक प्लांट का एक क्रॉप, मतलब फाइनल बोलना चाहिए हमारा सीड्स होते हैं, और उस सीड्स या ग्रेन्स को हम निकालते हैं जो हम इस्तेमाल में लाते हैं। ओके, तो ऐसे क्रॉप्स जो ग्रास के फॉर्म में हो और उसके ऊपर न्यूट्रिशियस सीड्स हो और उसको हम इस्तेमाल में ले आएँ, वो होते हैं हमारे सीरियल प्लांट्स या सीरियल क्रॉप्स। इसको हम ग्रेन क्रॉप्स भी बोलते हैं, जैसे वीट हो गया हमारा, राइस हो गया, मेज़ हो गया, बारले हो गया। अच्छा, इंडिया सीरियल्स को बहुत ज़्यादा ही उगाती है और इंडिया सीरियल्स को बहुत ज़्यादा ही खाती भी है। ओके, सो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो है राइस, जो कि एक सीरियल क्रॉप है। ओके, सेकंड नंबर पे आता है वीट, वो भी एक सीरियल क्रॉप है। तो सीरियल्स जो है वो हमारे स्टेपल फूड है। हमारे साउथ साइड पे राइस ज़्यादा खाया जाता है, नॉर्थ साइड पे वीट ज़्यादा खाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स, ओके, अब ये फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे क्रॉप्स जिसको हम उगाते हैं ताकि हम उसमें से फाइबर निकाल सकें, उन क्रॉप्स को बोलते हैं हम फाइबर क्रॉप्स। ओके, तो फाइबर क्रॉप्स क्या होंगे? जैसे हमारा कॉटन हो गया, जूट हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पल्सेस या लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप्स, तो पल्सेस या लेग्यूमिनस क्रॉप्स या लेग्यूम्स, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसके रूट में नोड्यूल्स होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि रूट में नोड्यूल्स होते हैं जिसमें हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि मदद करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ओके, तो ऐसे क्रॉप्स हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं ताकि हमारे नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाए क्रॉप्स। तो ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं लेग्यूम्स या लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑयल सीड्स। अब ये ऑयल सीड्स क्या होते हैं? तो ऐसे क्रॉप्स के सीड्स जिससे हम ऑयल निकाल सकते हैं, तो उन क्रॉप्स के सीड्स को बोला जाता है ऑयल सीड्स। ऐसे क्रॉप्स को ऑयल क्रॉप्स बोला जाता है। ओके, तो ऑयल सीड्स क्या हो सकते हैं? हमारे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, जिसके हमको ऑयल मिलता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे रूट क्रॉप्स। अब ये रूट क्रॉप्स क्या है? रूट क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसकी हम रूट को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारा स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ये सब हमारे रूट क्रॉप्स हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबर क्रॉप्स। ट्यूबर क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसकी हम स्टेम खा सकते हैं, जैसे हमारा जिंजर, पोटैटो, है ना। ये सब हो गए हमारे ट्यूबर क्रॉप्स और सिमिलर टाइप के। नेक्स्ट आता है हमारे शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिसकी मदद से हम शुगर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे शुगर केन हो गया, बीट रूट हो गया, ये हमारे शुगर क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट और लास्ट होता है प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं
जिसको हम प्लांटेशन के फॉर्म में उगाते हैं। प्लांटेशन मतलब एक ही क्रॉप उगाएंगे पूरे फील्ड पे, पर एक सिस्टमैटिक मैनर में, और वो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए उगेंगे कंटिन्यूटी में। ओके, जैसे हमारा कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, कोकोनट हो गया, रबर हो गया। पर हमारा वीट प्लांटेशन नहीं है क्योंकि उसका टाइम स्पान बहुत कम है ना, मंथ्स में होता है। पर ये जो कॉफ़ी, कोकोनट, रबर्स हैं, ये ईयर्स तक एक बार उगा दिया तो फाइनली उगे ही रहते हैं ये। मैंगो प्लांटेशन हो सकता है ना, गुआवा प्लांटेशन हो सकता है, बनाना प्लांटेशन हो सकता है ना। तो मेनली प्लांटेशन क्रॉप्स वेजिटेबल्स में आ जाते हैं ना। ओके, वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं उसमें। वेजिटेबल्स हो गया नहीं और अपना मतलब हार्वेस्टिंग टाइप के, है ना। तो एक फ़न फैक्ट बताते हैं आपको, ये क्रॉप्स को मेनली दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं अपन। ऐसे क्रॉप्स जिसको हम बेचने के लिए उगाते हैं, सेल करने के लिए उगाते हैं, वो क्रॉप्स को हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स। और ऐसे क्रॉप्स जिसको हम फूड के लिए उगाते हैं, खाना खाने के लिए उगाते हैं कि हम अपने खाने खाएंगे उसको, तो ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्रॉप। आई रिपीट, तो ऐसे क्रॉप्स जिसको हम सेल करने के लिए बेचते हैं, मतलब सेल करने के लिए उगाते हैं, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि उसको हम सेल करेंगे और पैसा कमाएंगे और दूसरी चीज़ उससे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम। तो ऐसे क्रॉप्स होते हैं कैश क्रॉप्स। और वो क्रॉप्स जो हम खाने के लिए उगाते हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब क्रॉप्स हमारे सबसिस्टेंस क्रॉप होते हैं। और कैश क्रॉप में क्या आ सकता है, जैसे हमारा कॉफ़ी आ गया, ओके, टी हो गया हमारा, मीन्स शुगर केन भी हो सकता है। शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं क्योंकि उसको सेल करने के लिए उगा रहे हैं, खाने के लिए नहीं उगा रहे हैं। अगर पर हम शुगर केन को खाने के फॉर्म में उगा रहे हैं, खाने के लिए, तो वो हमारा कैश क्रॉप्स नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या है, तो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, जिसको हम लार्ज स्केल पे उगा रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ओके, हॉर्टिकल्चर मीन्स हॉर्टिकल्चर एक हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है गार्डन के फॉर्म में उगाने वाला क्रॉप्स, मतलब जिसको हम गार्डन में भी उगा सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग घर में वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स उगाते हैं, है ना, फ्लावर्स उगाते हैं, ये सब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। ओके, हम घर पे भी उगा सकते हैं इन सब क्रॉप्स को, है ना। इनको लार्ज स्केल पे उगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर उगा भी सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट आता है आपके सीजन्स। कोई भी क्रॉप को आप कभी भी नहीं उगा सकते, है ना। अपन को एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप की, हम उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस सीज़न में उगाया जाता है उस क्रॉप को। तो इंडिया में मेनली खरीफ सीज़न होता है या खरीफ क्रॉप्स होते हैं, फिर होते हैं रबी क्रॉप्स, देन एक टाइम बच जाता है इनके बीच, इनके बाद भी साल में, तो उसमें उस समय हम जो क्रॉप्स उगाते हैं उनको बोलते हैं हम ज़ैद क्रॉप्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे खरीफ क्रॉप्स क्या है। तो खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, मीन्स इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उगाने के लिए। तो ऐसे क्रॉप्स को कब उगाओगे आप उगाओगे उसको रेनी सीज़न में। तो खरीफ क्रॉप्स कब उगते हैं, रेनी सीज़न में या मानसून सीज़न में उगाए जाते हैं, पर इसकी कटिंग या हार्वेस्टिंग की जाती है विंटर में, विंटर के स्टार्टिंग में या रेनी सीज़न के एंड में, मींस अक्टूबर तक में हार्वेस्ट कर दिया जाता है इनको। और उगाया कब जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कभी भी उगा सकते हैं आप। रेनी सीज़न के स्टार्टिंग में उगाते हैं, पर इसको मेनली खरीफ सीज़न को, रेनी सीज़न के स्टार्टिंग में, ताकि हमको मैक्सिमम पानी मिल सके क्रॉप्स को। नेक्स्ट आते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसको हम विंटर सीज़न में उगाते हैं। विंटर सीज़न में उगाएंगे मींस अक्टूबर नवंबर में उगा देंगे हम, और विंटर सीज़न के एंड में या समर के बिगिनिंग में हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। मार्च तक में हार्वेस्ट कर सकते हैं हम इसको। ओके, इस समर में हार्वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जो खरीफ क्रॉप्स के अंदर आते हैं। तो खरीफ क्रॉप को हमने पढ़ा बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो खरीफ क्रॉप में हो सकता है हमारा राइस, जिसको हम पैडी बोलते हैं, पैडी, ग्राउंडनट। और रबी क्रॉप्स में क्या हो सकता है हमारा पी, बारले, वीट, ये सब। ओके, है ना। मेनली लेग्यूमिनस क्रॉप्स को हम उगाते हैं रबी सीज़न में, प्रेफर करते हैं हम रबी सीज़न में, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि हमारा कुछ समय बच जाता है, जैसे यहाँ पे जून से यूज़ हो गया हमारा अक्टूबर नवंबर तक, या हमारा अक्टूबर नवंबर से यूज़ हो गया हमारा मार्च तक। तो हमारे पास समय बच जाता है मार्च अप्रैल से लेके अगेन जून तक।
ये जो समय होता है इसमें हम जो क्रॉप्स उगाते हैं वो होते हैं हमारे ज़ैद क्रॉप्स। बट अब आप देख सकते हो कि ये सीज़न जो है ये बहुत ही हॉट सीज़न है, मतलब हमारे पास बारिश होने ही नहीं है, समर सीज़न है हमारा ये। तो इस समय हम ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं जिसको हमारे पानी कम चाहिए, है ना, पानी कम चाहिए, प्रेफर करते हैं हम ऐसे क्रॉप से, हमको पानी कम चाहिए। ज़ैद क्रॉप्स में मेनली हम वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, कुकुम्बर उगा सकते हैं, ये सब क्रॉप्स उगाए जाते हैं ज़ैद क्रॉप्स में। तो इस सीज़न में उगाने वाले क्रॉप्स ज़ैद क्रॉप्स होते हैं। पर ज़ैद क्रॉप्स ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही ऐसे क्रॉप्स उगा दें जिसमें पानी ज़रूरत ही नहीं है, हम आर्टिफिशियल भी सप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट इस समय ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं जिसको हीट ज़्यादा चाहिए, एक समर सीज़न है, जो टॉलरेट कर सकते हैं उतनी हीट। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम वीट उगा दिए तो वो हीट की वजह से डेड हो जाएगा पौधा पहले ही, क्योंकि उसको ग्रोइंग सीज़न में उतनी मतलब ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, उसको हार्वेस्ट करने के लिए हीट चाहिए होती है, क्योंकि उसको जो उसका सीड होता है उसको पकने में हीट चाहिए होती है। तो इस समय हार्वेस्टिंग उसकी होती है समर में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अब हम ये हमने सीजन्स देख लिए, अब हम देखेंगे इसको हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, मतलब हम उगाते कैसे हैं क्रॉप्स को। तो एग्रीकल्चर हम प्रैक्टिसेस देखेंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब ये होती क्या है वैसे एक्चुअल में हम समझा दें शॉर्ट में। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब वो तरीके हैं जो हम करते हैं, अपनाते हैं, ताकि हम अपने क्रॉप्स को अच्छे से अच्छा हार्वेस्ट कर सकें, मतलब मैक्सिमम आउटपुट ले सकें हम अपने एग्रीकल्चर के थ्रू। ओके, तो हमारे स्टेप्स होते हैं कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। सबसे पहला स्टेप आता है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, क्योंकि हमारे पास फील्ड है जो कि पड़ी हुई है, मतलब हो सकता है बहुत समय से रखी हुई हो या पिछले क्रॉप्स के बाद हम हार्वेस्ट करने के बाद पड़ी हुई हो। तो हमें सबसे पहले हमें उसको सॉइल को रेडी करना पड़ेगा, ताकि हमारा क्या हो सके, जो हम नए क्रॉप्स उगा रहे हैं उसके लिए तैयार हो सके सॉइल, और जर्मिनेट करने के लिए कैपेबल हो। अगर सॉइल बहुत हार्ड होगी तो सॉइल उसमें जो हमारा सीड होगा वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अगर सॉइल में बहुत बड़े बड़े क्लम्प्स होंगे, डिगले होंगे, मीन्स, है ना, तो भी हमारा जो क्या बोलना चाहिए सीड होगा वो अच्छे से हार्वेस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होगी। तो सबसे पहले अगर सॉइल बहुत समय से पड़ी रहती है तो उसमें क्या हो जाता है, वो अपन देखते हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, हार्ड हो जाती है सॉइल। तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग मीन्स, प्लोइंग का मतलब होता है हम सॉइल को लूज़ करते हैं, हम ढीला करते हैं उसको। तो ट्रैक्टर्स में आप देखते होंगे पीछे प्लोज लगे रहते हैं उसमें, ताकि उसको टिलिंग, मतलब टिलिंग बोलते हैं उसको एक्चुअल में, टिलिंग मशीन लगी होती है पीछे ऐसे। मीन्स देखते हैं, मैं बना के बताता हूँ आपको। ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है ट्रैक्टर्स के पीछे, और ये ट्रैक्टर्स के पीछे ऐसा करेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो क्रॉप, मतलब जो सॉइल है हमारी उसको लूज़ कर सकें, ढीले कर सके, क्योंकि जो सॉइल होती है वो हार्ड हो गई होती है। हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, है ना, जैसे मतलब मैन पावर के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें मतलब अच्छा हम इसमें करते थे पुराने समय में, हम बुलक कार्ट्स, मतलब जो हमारे ऑक्सेस होते थे, बुल्स होते थे, हम उसके पीछे ऐसा प्लो लगा देते थे, और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता था जो ऑक्सेस को मारता था, और ऑक्सेस दौड़ते थे, तो हमारी सॉइल लूज़ हो जाती थी क्योंकि इस पर खड़ा होता था आदमी। नेक्स्ट होता है हमारा, मतलब ट्रैक्टर्स के थ्रू हम मतलब मशीनरी के थ्रू कर सकते हैं। मशीनरी में हम अपना टिलिंग मशीन लगा देते हैं ट्रैक्टर के पीछे, जिसके थ्रू हमारा सॉइल हमारी लूज़ हो जाती है। अब हमारी सॉइल को लूज़ करने का तरीका ये है कि हम लूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारी रूट्स अच्छे से ग्रो हो पाए, सॉइल में एयर का फ्लो हो पाए, सॉइल में आराम से, मतलब पूरे में एयर पहुंच सके। अगर रूट्स को एयर नहीं मिलेगी तो भी मतलब प्लांट जो हमारा क्रॉप होगा वो डेड हो सकता है। नेक्स्ट होता है कि जब हमारी एयर नीचे पहुंचेगी तो वहाँ पे हमारे जो अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं, गुड बैक्टीरियाज़ हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज़ हैं, वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे हमारी सॉइल में, ताकि हमारा सॉइल में न्यूट्रिशन लेवल बना रहे, हमारे मतलब प्लांट को हेल्प करे। अच्छा, ओवर टर्निंग भी हम नहीं करते। ओके, ओवर टर्निंग भी नहीं करते हम बिल्कुल ही, मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत डेप्थ तक हम मतलब बिल्कुल नहीं कर देते। नॉर्मल टर्निंग मतलब करते हैं कि मतलब अराउंड 8 to 10 इंचेस टू 12 इंचेस तक कर देते हैं टिलिंग। अच्छा, अब टिलिंग कर दी हमने, टिलिंग क्योंकि जो हमारी सॉइल थी वो हार्ड थी, तो टिलिंग करने के बाद हमारे क्लम्प्स बचेंगे, मतलब बड़े बड़े ऐसे रॉक, मतलब सॉइल के टुकड़े बचेंगे जो एक एक्यूमुलेटेड फॉर्म में होंगे। तो अब हमें इनको भी फोड़ना पड़ेगा। तो हम मैनुअली एक एक को जाके हैमर से तो फोड़ नहीं सकते या हाथ से फोड़ नहीं सकते। तो हम पुराने ज़माने में एक एक मशीन इस्तेमाल करते थे, ऐसा प्लेट होती थी जिसमें, और इस पे एक इंसान खड़ा हो जाता था, तो इसको बुलक कार्ट पे अटैच करते थे, और इसको हम
पूरी फील्ड पे चलाते थे, इसको हम बोलते थे लेवलर। अब हम मतलब आजकल हम ट्रैक्टर्स के थ्रू करते हैं ऐसा, तो लेवलिंग मशीन रहती है, ये लेवलर बोलते हैं इसको। ये ऐसी एक प्लेट के फॉर्म में ट्रैक्टर के पीछे अटैचमेंट होती है, जो हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो हमारे पूरे इस पर हमारा वेट रहता है, और इसके थ्रू हमारा पूरे जो ये क्लम्स इसके नीचे आते जाते हैं ये फूटते जाते हैं। ओके, तो अब हमारी सॉइल रेडी हो गई है। सॉइल रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सीड्स चाहिए। अब सो करना है, मतलब सॉइल रेडी हो गई तो मतलब बीज डालेंगे। बीज डालने के लिए पहले हमें कौन से बीज डालेंगे, सारे बीज नहीं डाल सकते। तो सारे बीज नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, बिकॉज कुछ सीड्स अच्छे हैं, कुछ सीड्स नहीं हैं। तो सेलेक्ट करेंगे हम पहले सीड्स अच्छे कौन से हैं, जो ग्रो हो, मतलब जिसकी ग्रोइंग परसेंटेज ज़्यादा है कि हम डालें और वो उगी जाए, है ना। फिर हम करेंगे सोइंग। ठीक है, सबसे पहले हम सीड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सोइंग करेंगे, सेकंड पॉइंट है हमारा ये। तो सीड सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो पुराने ज़माने में क्या करते थे, एक बकेट लेते थे जिसमें हम पानी भरते थे और उसमें हम सीड्स डालते थे। जो सीड फ्लोट करते थे हम उसको रिमूव कर देते थे, बिकॉज वो डैमेज सीड्स होते थे, अंदर से हॉलो हो सकते थे, तो हल्के होंगे, वो हल्के होंगे तो वो फ्लोट करेंगे पानी पे और उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो उसमें ग्रोइंग परसेंटेज बहुत ही कम होता था या नेग्लेजिबल होता था। और जो सीड्स सेट बॉटम पे सेटल हो जाते थे, बैठ जाते थे, हम उसको ग्रो करते थे। ओके, तो हम आज भी मतलब आज भी विलेजेस में वैसे ही प्रैक्टिसेस होती है, बट और भी कई तरीके हैं, जैसे हम एच वाई वी सीड्स यूज़ कर सकते हैं, एच वाई वी सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ कर सकते हैं, और मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम सीड्स पे एक और चीज़ कर सकते हैं, सीड्स में हम डालते समय, उगाते समय, सोइंग करते समय हम उसमें फंगीसाइड डाल सकते हैं, ताकि उसमें डिजीज़ ना लगे, फंगस ना लगे, है ना। ये सब प्रॉब्लम, मतलब ये सब चीज़ ऐड कर देते हैं सीड्स में। नेक्स्ट हम सोइंग। अब सो कैसे करना है भाई, हम हाथ से एक एक ऐसे तो डाल नहीं सकते। तो पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, ऐसे फार्मर्स ऐसे मुट्ठी में भरते थे और ऐसे फेंक देते थे पूरी सीड्स पे, मतलब फील्ड पे। तो उससे क्या होता था, अनइवन ग्रोथ होती थी, मतलब कहीं यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, ऐसे ऐसे पूरे कहीं पे भी फील्ड में उग जाते थे सीड्स। ओके, तो ऐसा होता था, तो फिर उसको एक और स्टेप करना पड़ता था बाद में, कि पूरे फील्ड पे वो पानी भरते थे। फिर उसके बाद एक एक मतलब ऐसे ग्रुप में उठा उठा के ऐसे अरेंज करते थे। तो आप कुछ मूवीज़ में भी देखे होंगे आपने, कि मतलब पूरी फील्ड पे पानी भरा है और आप फार्मर्स को देख रहे होंगे, कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं पौधों के, और उसको उठा के एक एक जगह से मतलब ऐसे लगाया, फिर उसके सेपरेट, मतलब थोड़े डिस्टेंस पे दूसरा, फिर थोड़े डिस्टेंस पे दूसरा, ताकि इवन मतलब अनइवन को इवन बना दें प्रोडक्शन टाइप में। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं, सीड ड्रिल यूज़ कर सकते हैं। सीड ड्रिल क्या है, सीड ड्रिल ऐसी ही होती है, बस इसमें अंदर से एक हॉलो पाइप होता है, यहाँ पे सीड्स स्टोर होते हैं। अब हम ट्रैक्टर के थ्रू उसके, मतलब ट्रैक्टर में हम उसमें यहाँ पे सीड्स भर देते हैं, ताकि वो ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक सीड हमारा यहाँ इक्वल डिस्टेंसेस पे गिरते जाए। हम ट्रैक्टर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं सीड ड्रिल, या हम अपना पुराना मेथड्स जैसे हम बुलक कार्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, मतलब बुल्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं सीड ड्रिल्स। ओके, नेक्स्ट, अच्छा, जो हाथ से हम फेंकते थे पुराने ज़माने में, फार्मर जो हाथ से स्कैटर करते थे, उस चीज़ को बोलते थे अपन ब्रॉडकास्टिंग। हाथ से सीड्स ऐसे फेंक देते थे पूरे फील्ड में अनइवन तरीके से, तो उसको हम बोलते थे ब्रॉडकास्टिंग या मैकेनिकल ब्रॉडकास्टिंग। मैकेनिकल मतलब हमारा वो मैन पावर यूज़ हो रहा है, इसलिए मैकेनिकल ब्रॉडकास्टिंग। ओके, फिर हमने उसको इस्तेमाल किया सीड ड्रिल का, तो ये हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी कहलाई, है ना, ब्रॉडकास्टिंग से। नेक्स्ट, अगर हमने जैसे बताया ब्रॉडकास्टिंग करते थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता था। ट्रांसप्लांटेशन मतलब दोबारा सीड्स, मतलब जो जो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो गई है अब, मतलब अब जो मतलब जर्मिनेट हो गए हैं अब हमारा क्रॉप, तो अब हम उसको प्रॉपर तरीके से उखाड़ेंगे, पानी पहले पूरी फील्ड में पानी भर देंगे, हम उखाड़ के उसको इक्वल डिस्टेंस, मतलब जैसे ये फील्ड है, यहाँ पे एक क्रॉप, फिर यहाँ पे एक क्रॉप, फिर इक्वल तरीके से उगाएंगे। तो इस चीज़ को हम बोलते थे ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन क्यों करना है, हम भाई जैसा उग गया है उग जाने दो, नहीं। तो ट्रांसप्लांटेशन इसलिए हम करते थे, ताकि हमारे जो क्रॉप्स हैं, अगर मान लो ये फील्ड है हमारी, यहीं पे सारे क्रॉप्स मतलब मैक्सिमम उगा, यहाँ यहाँ है थोड़े थोड़े हैं, अब यहाँ पे मैक्सिमम उगा, तो यहाँ का पूरा न्यूट्रिशन वो मतलब कितने क्रॉप्स को मिलेगा। अब यहाँ पे मतलब एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हैं, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम उसको ऐसा ना हो, तो हमारा इवनली कंपटीशन हो, हर जगह से इवनली न्यूट्रिशन ले पाएँ, सारे क्रॉप्स को अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन मिले, तो हम इकट्ठा नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसको ट्रांसप्लांट करते थे। ताकि क्या हो, जब छोटे से जर्मिनेट हुआ है पौधा, 4-5 लीव्स आई हैं, उसमें न्यू प्लांट है, और उस सीडलिंग को हम क्या करेंगे, निकाल के पानी भर देंगे पहले, ताकि रूट्स डैमेज ना हो, और निकाल के इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हम लगा सकते हैं, ताकि क्या हो, हमारा
मतलब क्रॉप्स में इक्वल न्यूट्रिशन, अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाए। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप, जब हमारा भाई प्रिपेयर हो गई सॉइल, फिर हमने सोइंग कर दी, अब जर्मिनेट भी हो गया, तो अब हमारे को क्या डालना है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। तो अब हम देखेंगे मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र लगाना है हमको। मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स क्यों डालना है, तो पहले पता करते हैं मैन्योर होता क्या है। तो मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारा प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से डिकम्पोज करके बनाया जाता है ताकि हम उसको न्यूट्रिशन दे सकें। किसको न्यूट्रिशन देना है हमको, क्रॉप को हमारे न्यूट्रिशन देना है, इस वजह से तो हम क्या करते हैं उसमें मैन्योर ऐड करते हैं। तो मैन्योर बनता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर से, ये इसमें कुछ भी हार्मफुल मटेरियल नहीं होता है। मैन्योर हमारा प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से बनता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो हमारा मतलब कोई एक न्यूट्रिएंट्स वाइज होता है। जैसे हमारा मेनली फर्टिलाइज़र यूज़ होता है एनपीके, मतलब मोस्ट कॉमन होता है एनपीके फर्टिलाइजर्स। एनपीके क्या है, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस एंड के से पोटेशियम। एनपीके फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। तो एनपीके क्या है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है उगने के लिए। सो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये हम ऐड करते हैं मतलब एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं इन फर्टिलाइजर्स हम, और उसको हम पर्टिकुलर न्यूट्रिशन देते हैं जो हमारे प्लांट को ज़रूरत होती है। जैसे मान लो अगर नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र डाल दिया, पोटेशियम चाहिए तो हम पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र डाल देंगे। पर मैन्योर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये चाहिए तो यही डाल देंगे। ओके, मैन्योर क्या होता है कि हमारा मतलब हमने खाद मतलब खाद जो होती है ना, मतलब खाद कैसे बनती है अपनी, जैसे हमारा लीव्स पड़ी हैं, लीव्स को डिकम्पोज हो गई, वो हमारा मैन्योर बन गया। अब वो मैन्योर में हमें नहीं पता है क्या कितना मतलब कितने परसेंटेज में कितना है। अब हम उसको मैन्योर को डालेंगे तो हमें ये नहीं होगा कि नाइट्रोजन इतना मिल जाएगा, फॉस्फोरस इतना मिल जाएगा, पोटेशियम इतना मिल जाएगा, है ना, ये हमारा पर्टिकुलर नहीं होगा। तो फर्टिलाइज़र हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें कोई अगर पर्टिकुलर चीज़ देनी है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट देना है प्लांट को, तो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। बट फर्टिलाइज़र का एक हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है तो ये पॉल्यूशन करता है। कैसे पॉल्यूशन करता है कि पानी में जैसे हम फर्टिलाइज़र डालें, अब ये पानी में मतलब हम जब इरिगेट करेंगे, इसको पानी डालेंगे हम पौधों में, तब कुछ पानी हमारा मट्टी के नीचे भी जाता है, मट्टी के नीचे जाएगा, वाटर टेबल में मिक्स होगा। अगर उस पानी में फर्टिलाइज़र है तो वो पूरे वाटर टेबल को पल्यूट करेगा। अब वो वाटर टेबल से अगर हम पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी हमको हार्म करेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं थोड़ा डिफरेंसेस क्या होते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र में। बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूँ। तो मैन्योर क्या है, सबसे पहले नेचुरल सब्सटेंस है, डिकम्पोज करके बनाया गया है। फर्टिलाइज़र नेचुरल नहीं है, फैक्ट्रीज़ पे बनाया जाता है। मैन्योर जो होता है वो हमारा मतलब काऊ डंग से बना सकते हैं, ह्यूमन वेस्ट से बना सकते हैं, प्लांट वेस्ट से बना सकते हैं, ऐसे बनाया जाता है। पर फर्टिलाइज़र हमारा मिनरल बेस्ड होता है, मतलब मिनरल्स के थ्रू बनाया जाता है ना। हम अपन मिनरल्स निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से और उसके थ्रू हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं। पर मैन्योर होता है, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है पर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता है, सारे न्यूट्रिएंट मिक्स होते हैं। ओके, फर्टिलाइज़र हमारा पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट दे सकता है, इसमें भी ह्यूमस नहीं होता बट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैन्योर एफिशिएंसी कम होती है फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में, बिकॉज मैन्योर में हमारे लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्टिलाइज़र में हम अनलिमिटेड मतलब बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, मतलब अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो बहुत ज़्यादा दे देंगे, कम चाहिए तो कम देते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, मतलब क्रॉप की नीड से। फिर अब हमारा भाई कि मतलब हमारा बोलना चाहिए, अब हमारा फर्टिलाइज़र हो गया, ये हो गया, फिर हमें देना है पानी। पानी तो भूल ही गए थे अपन, पानी देना है अपन को। पानी नहीं देंगे क्रॉप्स को तो कैसे होगा, तो पानी देने के तरीके को हम बोलते हैं इरिगेशन। वाटरिंग क्यों नहीं बोलते, इरिगेशन ही क्यों, वाई इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है कि प्लांट्स को अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करना आर्टिफिशियली, है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं इरिगेशन। अगर बारिश हो गई है वो इरिगेशन नहीं है ना, बारिश हो रही है वो नेचुरल सप्लाई है, वो इरिगेशन नहीं है। हम आर्टिफिशियल तरीके से जब प्लांट्स को पानी सप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। ओके, वाटरिंग नहीं बोलते। इरिगेशन पुराने ज़माने में बहुत सारे तरीके से किया जाता था, है ना। पुराने ज़माने में मेनली लोग रेनफॉल पे ही डिपेंड होते थे, बट कुछ लोग के पास वेल्स होते थे, ट्यूब वेल्स होते थे, क्या ना मतलब पॉन्ड्स होते थे घर के आसपास, लेक्स होते थे, या रिवर से पानी ले लेते थे। ठीक है, तो पुराने ज़माने में जो भी वो मेथड्स इस्तेमाल करते थे उनको हम बोलते थे ट्रेडिशनल मेथड्स, और अब हम जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं मॉडर्न मेथड्स।
तो हम ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ क्यों आए? तो पहले देखते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हैं, फिर उनके डिसएडवांटेज देखेंगे, तो हम फिर बताएंगे कि मॉडर्न की तरफ हम क्यों आ पाए। सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल में पहला मेथड होता था देखली, DHEKLI, देखली। सो व्हाट इज़ देखली? तो देखली में ऐसा होता है कि हमारे अगर खेत में वेल है, तो वेल है, हम उस वेल से क्या करेंगे, एक ऐसा, मतलब आपने देखा होगा कि जब रोड में अपन देखते हैं कि एक ऐसा रोड में अपन को, मतलब ट्रेन जहाँ जाती है वहाँ पे एक ऐसा मतलब ब्लॉक करने के लिए रोड, मतलब रोड ट्रैफिक को रोकने के लिए एक ऐसा वो होता है अपना रोड ब्लॉकेज टाइप का होता है। तो वैसे ही एक कुएं के पास होगा ऐसा वुड की डंडी से, और यहाँ पे इसमें बकेट अटैच होगी जो कि जाएगी कुएं में। यहाँ पे वेट होता है। अब जैसे ही हम इसको हम मतलब छोड़ेंगे, यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये नीचे चला जाता है, और फिर हम जैसे ही हम इसको मतलब धीरे धीरे, यहाँ पे एक रस्सी होती है, यहाँ पे वेट ज़्यादा है, इसको हमने खींचा खींचा तो ये नीचे चला गया। छोड़ेंगे जैसे ही तो यहाँ पे वेट ज़्यादा है, ये ऊपर उठ जाएगा। अब ये ऊपर उठेगा तो बाल्टी से यहाँ पानी गिर जाएगा हमारी फील्ड पे। तो ये है हमारा देखली सिस्टम। नेक्स्ट आता है, अब हमने बोला कि यहाँ पे हमें मैन पावर भी यूज़ हो रही है ना, वेट तो डला ही हुआ है, यहाँ पे वेट डला हुआ है, यहाँ पे हमारी बकेट है, मैन पावर भी यूज़ हो रही है। तो हम क्या करें, हम इसमें थोड़ा और एडवांस कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इसमें थोड़ा मतलब आसानी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही थी, तो हमने एक मोट सिस्टम बनाया। मोट सिस्टम क्या है? जो आजकल हम कुओं में देखते हैं कि ऐसे कुएँ हैं, ऊपर चेन पुली लगी हुई है, यहाँ पे ऐसा रस्सी बंधी है, यहाँ रस्सी से एक बकेट है। बकेट नहीं होती थी तो उस समय बकेट की जगह हम यूज़ करते थे मोट। मोट क्या होता है, मतलब जो जूट की थैली होती है ना, उसको बोलते हैं मोट। तो एक ऐसा थैली टाइप का सिस्टम, बकेट टाइप का सिस्टम है, और उससे हम क्या करेंगे, यहाँ से खींचेंगे और फिर यहाँ पानी डालेंगे। अब इसमें भी बहुत मेहनत है, मोट्स में भी। फिर हमने इस्तेमाल किया राहत। अब ये राहत क्या है भाई? मोट में हमारी मैन पावर यूज़ हो रही है, तो राहत कैसे मिलेगी हमको? राहत ऐसे मिलेगी कि राहत सिस्टम में क्या होता है कि हम इंसान के बदले हम बुल्स, मतलब जो हमारे एनिमल्स हैं, बुल्स है, काऊ है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पानी इसके हमारे वेल से पानी निकालेंगे। तो कैसे कैसे निकाल पाएंगे? तो जैसे ये वेल है, वेल में हमारा एक सिस्टम होगा, यहाँ पे ऐसा चेन होगी, मतलब यहाँ पे बाल्टी लगी होंगी हर मतलब पूरा व्हील में, और यहाँ चेन कनेक्टेड होगी एक यहाँ वायर से। अब यहाँ पे हम बुल को ऐसा सर्कुलर राउंड में दौड़ाएंगे, जिसकी वजह से ये घूमेगा, हमारी चेन का मोटर, चेन हमारा मतलब पूरा हमारा व्हील घूमेगा। व्हील घूमने से क्या होगा, हमारा व्हील घूमने से ये व्हील जाएगा अंदर, मतलब व्हील जाएगा वेल के अंदर, वेल में बकेट से पानी भरेगा, और यह जब वापस आएगा तो वहाँ बकेट से पानी फील्ड में हमारी गिर जाएगा। तो ये हमारा राहत है, या लीवर सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। फिर इससे और एडवांस आया चेन पंप। चेन पंप में हम मतलब राहत की जगह थोड़ी सी एनिमल्स की जगह हम इंसान को भी यूज़ कर सकते हैं, या मशीन से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर और थोड़ा एडवांस इसमें, इन सब मेथड्स में क्या होता था, इन सब मेथड्स में हम पूरी फील्ड में पानी फुल कर देते थे, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता था, क्योंकि क्रॉप को जितना पानी चाहिए उसको थोड़ा ही एब्जॉर्ब करता था, बाकी सब पानी इवेपोरेट हो जाता था, या अंडरग्राउंड वाटर लेवल मतलब अंडरग्राउंड चला जाता था। तो ये प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता था, और हमको पता है कि पानी बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, इसलिए हम उसको कम से कम वेस्ट करें, कम से कम इवेपोरेट होने दें, है ना। तो इसीलिए हमने मॉडर्न मेथड्स की तरफ शिफ्ट किया। तो मॉडर्न मेथड्स में क्या होता है, सबसे पहला आता है स्प्रिंकलर मेथड। आपने देखा ही होगा, कभी भी खेत पे आप जाएंगे तो ऐसे रॉड्स जैसे स्ट्रक्चर होंगे, ऊपर ऐसा नोज़ल लगी होती है, और उसमें पानी पंप के थ्रू फोर्स से जाता है, जिसकी वजह से नोज़ल घूमती है, और बहुत ही ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी लीव्स पे पड़ता है पूरे खेत में। और इसके थ्रू क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में हमारा बहुत सारा पानी बच जाता है, और लीव्स के थ्रू वो कहाँ जाएगा, लीव्स से होते हुए पूरा स्टेम के होते हुए यहाँ पे रूट्स में चला जाएगा। वेस्ट बहुत कम होता है पानी इसमें, है ना। इससे भी और एडवांस मेथड आता है ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पूरे फील्ड में हम पाइपलाइंस बिछा देते हैं। पाइपलाइंस के थ्रू हम ड्रॉप बाई ड्रॉप रूट पे हम पानी गिराते हैं, ताकि हमारा बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। अब बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है, बट हमारा पाइपलाइन की कॉस्ट जो होती है, वो इनिशियल कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि किसान लोग उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम भी है कि एक बार पाइपलाइन हो गई तो वैसे ही आपको पैटर्न अकॉर्डिंगली वैसे ही पैटर्न सेट करना पड़ेगा आपको प्लांट्स के लिए। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है। इस कारण से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब महंगा भी हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए फार्मर ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते, बट इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम।
नेक्स्ट आता है हमारा कि अब हमारा भाई पानी भी डल गया, तो अब हमारा देखते हैं हम खेत पे कि हमारे प्लांट्स सब हमने उगाया उसके आसपास कुछ और एक्स्ट्रा उग जाता है फालतू में, वो हमें चाहिए ही नहीं, फिर भी उग जाता है। तो ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स। इन वीड्स को हमको रिमूव करना पड़ता है, तो इन वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम वीडिंग। ओके, तो ये वीड्स को रिमूव करना है, वीडिंग करना है हमको। तो वीड्स कैसे रिमूव करोगे? या तो भाई जाओ तुम एक एक प्लांट को उखाड़ो और फेंको, उखाड़ो फेंको, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी, ये मैनुअल है, मैनुअल तरीका। फिर दूसरा तरीका आता है वीडीसाइड। अब ये वीडीसाइड क्या है? वीडीसाइड एक आर्टिफिशियल पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी मदद से सिर्फ वीड्स मरते हैं, क्रॉप्स नहीं मरते। क्रॉप्स को वीडीसाइड कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता, पर ये वीड्स को मार देता है। तो जैसे ही वीड्स मर जाएंगे तो वो क्या होंगे, मरने के बाद क्या बनेगा, वो मैन्योर बन के फर्टिलाइज कर देगा किसको, हमारे क्रॉप्स को ही। ओके, तो वीडीसाइड डालने से कुछ नुकसान भी होगा। जब वो टॉक्सिक है तो पानी के साथ, जैसे हमने बताया था, फर्टिलाइज़र में पानी के साथ मिलके वो अंडरग्राउंड वाटर को डैमेज भी कर सकता है। तो ज़्यादा वीडीसाइड भी नहीं डालते हम, है ना। उतना ही वीडीसाइड डालना है जितना वीड को मार सके, और एक्स्ट्रा बचना नहीं चाहिए। बचेगा तो क्या होगा, वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल को पॉल्यूट करेगा। सो वीडीसाइड हमारा ये हो गया। ओके, है ना। तो हमारे कॉमन कुछ वीडीसाइड्स भी हैं। कॉमन वीडीसाइड जैसे हमारा है 4D। 4D क्या है? 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, या MCPA, 2 मिथाइल 4-क्लोरो 1-फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, है ना। ये सब हमारी कॉमन वीडीसाइड यूज़ होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जब ये वीड्स रिमूव हो गए, फिर हमारे क्रॉप्स पे अच्छा हो सकता है कि हमारे क्रॉप्स को कुछ कीड़े अटैक कर सकते हैं, कुछ पेस्ट अटैक कर सकते हैं। अब ये पेस्ट क्या है? तो ऐसे चीज़ें या ऐसे एनिमल्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं उनको हम बोलते हैं पेस्ट अटैक। जैसे रैट्स हो गया, टर्माइट्स हो गए, टर्माइट्स हमारा मतलब दीमक, ये हो गया। ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो हमारे क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पेस्ट। तो हम पेस्ट को हम कैसे रिमूव करेंगे? तो पेस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, बहुत ही तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पेट्स के लिए आता है हमारा, जैसे वीड के लिए वीडीसाइड है, पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड्स। तो हमारा पेस्ट के लिए क्या है? पेस्टिसाइड। जैसे हम वीड के लिए वीडीसाइड, पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड। तो हम अपने क्रॉप्स के पास हम पेस्टिसाइड भी स्प्रे करते हैं ताकि हमारे कुछ पेस्ट अटैक ना हो। पेस्ट अटैक मतलब हमारा कोई इंसेक्ट अटैक ना हो, हमारा कोई रैट्स अटैक ना हो, हमारे क्रॉप्स हमारे डैमेज ना हो, हमारे क्रॉप्स को खा ना जाए, उन लोग वेस्ट ना कर दें, ताकि हम अपना क्रॉप को फुल्ली एफिशिएंटली ग्रो कर सकें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हमने भाई पेस्ट अटैक हो गया तो पेस्ट हमने कैसे पेस्टिसाइड से कर सकते हैं ना। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, फंगीसाइड भी आता है एक। फंगीसाइड क्या होता है? अगर फंगस अटैक हुआ है, फंगस अटैक मतलब कि अगर हमारे क्रॉप्स में फंगस लग रही है तो हम उसमें यूज़ करते हैं फंगीसाइड। अच्छा, अब एडवांटेज क्या है इसका? ये आसानी से मतलब हमारे फूड को क्रॉप्स को बचा लेगा और आसानी से पेस्ट को मार देगा। पर डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि हमारी वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट करेगा ये। वाइल्ड लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा कि अगर मान लो कुछ ऐसा एनिमल आ गया जो मतलब क्रॉप्स को, मतलब जो हमारी वाइल्ड लाइफ में, कुछ मान लो अगर वाइल्ड लाइफ का कोई एनिमल आ जाता है हमारे क्रॉप के पास, है ना, और उसने पेस्टिसाइड का खा लिया तो वो मर सकता है। तो हमारा मतलब वाइल्ड लाइफ अफेक्ट हो सकती है। या कोई परिंदा आ गया, कोई पक्षी आ गया उड़ते हुए, और उसके मतलब पेस्टिसाइड वाला कुछ उसने टच कर लिया, खा लिया, मुंह पे चला गया, उसके वो मर सकता है वो। ओके, ऐसा इंसेक्ट खा लिया उसने जिसने पेस्टिसाइड खाया, वो परिंदा ख़राब हो सकता है, मर सकता है। ओके, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है। सो मतलब हमें इसी वजह से हम, अच्छा मम्मी लोग बोलते हैं ना कि पानी को मतलब पानी से अच्छे से धो के खाओ, फल को गर्म पानी से धो लो या बॉईल कर लो, जो भी अपन बोलते हैं ना, अपन ये सब प्रिकॉशंस क्यों लेते हैं? क्योंकि पेस्टिसाइड्स और ये इंसेक्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स, ये सब चीज़ों से हमें बचना रहता है। ओके, हमें अपने क्रॉप्स के ऊपर जो मतलब ये स्प्रे होते हैं, तो इसका अगर ये हम खा लें तो हम जब क्रॉप्स को मतलब पेस्ट मतलब ये हमारा रेड को मार सकता है, तो हमें क्यों नहीं मार सकता? तो हमें इफ़ेक्ट ना करे, इस कारण से हम पूरा वॉश करके खाते हैं। हमारे कोई भी फ्रूट्स हो गया, ये सब हम वॉश करेंगे अच्छे से फिर खाते हैं। ओके, सो आपको ध्यान रखना चाहिए ये चीज़ पे। अच्छा, पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड, फंगस के लिए फंगीसाइड, और इंसेक्ट्स अगर स्पेशली कोई एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड भी होता है।
इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे किया जाता है, ठीक है। अब ये सब हो गया तो हमारा फाइनली क्रॉप क्या हो गया, हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया, फुल्ली ग्रोन हो गया। अब हमें उस क्रॉप को क्या करना पड़ेगा, हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट क्या है, हार्वेस्टिंग है मतलब हम उस क्रॉप को कट करके हम अच्छे से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले करेंगे हम हार्वेस्टिंग, है ना। तो हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग हम मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअल मतलब सिकल, तो आपने देखा होगा साउथ इंडियन मूवी में ऐसा कुछ एक औजार लेके घूमते हैं उन लोग, इसको बोलते हैं हम सिकल। ये सिकल जो है, इस सिकल के थ्रू हम क्या करते हैं, कट करते हैं क्रॉप्स को और इस्तेमाल कर मतलब एक इकट्ठा बना के मतलब फुल एक बल्क में रख के उसको इस्तेमाल में लाते हैं। या हम दूसरा तरीका होता है हार्वेस्टर यूज़ कर सकते हैं। हार्वेस्टर होता है मशीन के थ्रू हमारा एक क्रॉप मतलब फील्ड पे हमारा एक हार्वेस्टर चलता है जो क्रॉप्स को कट करते जाता है और स्टोर करते जाता है। नेक्स्ट जब हमारा क्रॉप्स ऐसा बल्क में स्टोर हो जाता है, ऐसा 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 ये ग्रेन्स हैं उसमें और ये पूरा क्रॉप ऐसा बल्क में स्टोर हो गया। अब ये इसके बाद हमको क्या, ये पूरा तो हमको चाहिए ही नहीं, ये पर्टिकुलर मैटर जो है पूरा स्टेम है उसका वो चाहिए ही नहीं, हमको ग्रेन चाहिए उसका। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके बाद, हमें इसके बाद इससे ग्रेन रिमूव करना पड़ेगा। तो ग्रेन रिमूव कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग करते हैं हम ग्रेन रिमूव करने के लिए। तो पुराने ज़माने में कैसे थ्रेशिंग करते थे, ऐसा एक मतलब बड़ा सा स्टोन होता था, उसमें जाके ऐसा ग्रुप बन मतलब जो गड्ढा होता था इसको उठा उठा के पटकते थे फार्मर्स। तो पटकने से क्या होता था, इससे जो सीड्स होते थे गिर जाते थे और वो स्टिक्स जो होती थी वो बच जाती थी, उसको वेस्ट फेंक देते थे, है ना। उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं मैन्योर बनाने के या कुछ और यूज़ कर लेते थे, ओके। या फॉडर के फॉर्म में यूज़ कर लेते, फॉडर मतलब एनिमल्स को दे देते थे, अपने पालतू एनिमल्स को, है ना। तो ये हो गया हमारा मैनुअल तरीका थ्रेशिंग करने का। फिर अब उसके बाद हमने, अब तो हम मशीनरी के थ्रू करते हैं, तो मशीनरी के थ्रू होता है, मशीन होती है उस करने की, थ्रेशर, ओके, THRESHER, थ्रेशर। थ्रेशर क्या होता है, ऐसी मशीन जो हमारे जो ये जो मतलब हमारा हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको वो सीड्स रिमूव कर सकती है आसानी से। अब जब ये सीड रिमूव होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका सीड का छिलका भी होगा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में चाफ। चाफ भी अटैच होगा, तो हमें उसको चाफ को भी रिमूव करने, क्योंकि चाफ तो हम खाते ही नहीं हैं, ओके। तो वो चाफ को रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। अब ये विनोइंग क्यों बोलते हैं, विन विन मीन्स विन आता है विंड से, तो विंड की मदद से जब हम उस चाफ को रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं, हम एक अच्छे बड़े से एक मतलब टीले पे खड़े हो जाते हैं, मतलब एक हाई एलिवेटेड लैंड पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ से हम उसको पूरे जो हमारा सीड है चाफ के साथ वाला उसको फेंकते हैं हम, क्योंकि सीड हैवी है वो पास में ही गिर जाते हैं सारे सीड्स, और चाफ हल्का होता है तो विंड के साथ दूर चला जाता है वो उड़ के, ओके। तो हमारा ये जो चाफ होता है वो रिमूव हो जाता है विंड के थ्रू, इसको हम बोलते हैं विनोइंग। या हम इसको मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं, मशीन के थ्रू भी मतलब मशीन से एक ऐसा फेंक दिया जाए तो मशीन से थ्रू वो ऐसी हाइटेड मशीन होगी जिसके थ्रू फेंक देंगे, वो फेंकने से क्या होगा, सीड यहीं पे गिर जाएंगे और चाफ हमारा थोड़ा दूर जाके गिरेगा, ठीक है। एक ऐसी मशीन भी आती है जो कि ये तीनों चीज़ें साथ में कर सकती है, इस मशीन का नाम होता है कंबाइन। आप नाम से ही समझ सकते हो कंबाइन कर रही है तीनों प्रोसेस को, ओके। तो मशीन का नाम भी कंबाइन है। तो ये मशीन क्या करती है, ये आपने भाई फील्ड पे चलाई, आपने अपना एग्रीकल्चरल लैंड पे चलाई तो ये हार्वेस्ट भी कर देगी, आपका थ्रेशिंग भी कर देगी और साथ में विनोइंग भी कर देगी। तो ये कंबाइन मशीन है, तो आप इसको फार्म पे चलाओगे तो डायरेक्ट आपको सीड या ग्रेन आपको मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका, भाई आपको ग्रेन मिल गया, अब आप क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे। तो स्टोरेज आप कैसे कर सकते हो, भाई ग्रेन को आपको स्टोर करना है तो आपको ख़राब ना हो, इंसेक्ट अटैक ना हो, पेस्ट अटैक ना हो, तो आपको बहुत तरीके से पैक करना है, फिर स्टोर करना है। तो पैक अपन कर सकते हैं, मतलब ग्रेन्स को पैक किया जाता है, आप देखे होंगे प्लास्टिक बैग्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं बोरीज, आसान भाषा में हिंदी में बोलते हैं बोरी, बोरी में पैक कर दिया भाई अपन ने, है ना। या पहले अपना जूट बैग्स यूज़ होते थे, जूट की बोरीज यूज़ होती थी, ओके। अपन देखते भी थे उसको, जूट की बोरीज यूज़ होती थी, फिर अब प्लास्टिक की यूज़ होने लगी ताकि क्या हो, अपना उसमें अटैक ना हो, पानी का भी असर ना पड़े, पानी यानी का असर ना पड़े। फिर हम ये सब बोरीज को इस्तेमाल करके हम ऐसा पाइल्ड अप कर देते हैं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के, और उसको कहाँ पे रखते हैं, हम ग्रेनरीज में रखते हैं। ग्रेनरीज वो होती हैं जहाँ पे हम अपना ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, है ना। फिर हमारा और सिलोस भी होता है ऐसा। सिलोस क्या होता है, सिलोस ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मतलब पानी का मतलब पानी ऐसा अंदर नहीं आता, यहाँ रैट्स नहीं होते, तो यहाँ पे हम अपना ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं इस सिलोज में, है ना। सिलोज में अच्छा टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है ताकि अपना मतलब
ग्रेन ख़राब ना हो, है ना, हॉट से ख़राब ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, शीत ना आ जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा सिलोज और ग्रेनरीज में हम स्टोर कर सकते हैं। और एक और तरीका भी होता है जहाँ वेजिटेबल्स और ये सब स्टोर किया जाता है, वो उसको बोलते हैं हम कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वेजिटेबल्स क्या होता है, जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए हम उसको कोल्ड जगह पे स्टोर करते हैं। तो वो कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं, मतलब वेजिटेबल्स ये सब चीज़ स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखेंगे ये सब चीज़ हो गई हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पर अब हम ये प्रैक्टिसेस करने के बाद हम कैसे और अच्छे से और एफिशिएंसी से हम अपने प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो मेथड्स अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट तरीका होता है हमारा फील्ड फैलो या फैलोइंग, है ना। ये फैलो क्या है भैया, हम अपनी फील्ड को क्या करते हैं, कुछ समय के लिए, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं, हम उसमें कुछ भी क्रॉप्स नहीं उगाते। इसकी वजह से नेचुरली हमारी फील्ड रीगेन कर लेती है न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते रहते हैं, जो पुराना वेस्ट पड़ा है ना फील्ड पे, उसको डिकम्पोज करते रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आप ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश हो जाते हैं, आप वापस आ जाते हैं हमारे फील्ड में। तो ये हमारा तरीका है फील्ड फैलो, मतलब हम अपने नेचुरल तरीके से 3-4 साल के लिए छोड़ दिए, तो हमारे फील्ड को वापस हमारे न्यूट्रिएंट्स वापस मिल गए। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स वापस रिगेन करने का तरीका था। पर हमने इसको मतलब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम इस्तेमाल क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स। ओके, ये भी एक तरीका था, पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे। और तरीका क्या हो सकता है हमारा, एक और तरीका होता है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है कि अभी हमने, एक सेकेंड, क्रॉप रोटेशन क्या है कि मान लो हमारा ये हमारी फील्ड है, अब हमने 1 साल इसमें उगाया वीट। नेक्स्ट वीट क्या है, हमारा वीट लेग्यूमिनस क्रॉप है। तो वीट क्या करेगा, हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा, है ना, जिसमें हमारा नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा उस क्रॉप में। इसकी मदद से नेक्स्ट टाइम हम ऐसा क्रॉप लगाएंगे जिसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, जैसे हम राइस लगा सकते हैं। ओके, हम कुछ और क्रॉप लगा सकते हैं जिसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए। ओके, सो ऐसा हम करते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब हम एक इस बार कुछ और क्रॉप लगाए, नेक्स्ट टाइम कुछ और क्रॉप लगाए, उसके अगले टाइम कुछ और क्रॉप लगाए। इसकी मदद से क्या होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठ, मतलब जैसे मान लो हम एक ही एक क्रॉप लगा रहे हैं, वीट 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 मान लो अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा लेता है, एग्जांपल के तौर पे वीट नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा लेता है, इस बार नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा लिया, नेक्स्ट टाइम की नाइट्रोजन कम हो जाएगा, फिर वीट लगाए, फिर और नाइट्रोजन लिया, फिर वीट लगाया, फिर और नाइट्रोजन लिया, ऐसे करते 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 उसमें नाइट्रोजन ख़त्म हो जाएगा। ओके, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, होता नहीं एक्चुअल में, वीट बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं लेता है। तो ऐसा हो, अगर मान लो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, एक ही न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा बार यूज़ करने से वो ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास वो न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, तो फिर हम वो क्रॉप नहीं लगा सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार एक अलग टाइप का क्रॉप लगाए, नेक्स्ट टाइम कुछ और, जिसकी मदद से हमारा क्या होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर तरीके से यूज़ होंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक ही एक न्यूट्रिएंट यूज़ हो रहा है और फिर उसकी तरह वो ख़त्म हो गया। ओके, तो ये हमारा क्रॉप रोटेशन है। नेक्स्ट एक और क्या कर सकते हैं हम, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं या मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है कि भाई हमने 2-3 क्रॉप एक ही फील्ड पे लगा दिए। जैसे मान लो ये फील्ड है, इसमें हमने क्या किया, इसको मान लो अगर 4 टुकड़ों में डिवाइड किया, यहाँ पे हमने लगाया वीट, यहाँ पे लगाया बारले, यहाँ मान लो कुछ लगा दिया, शुगर केन लगा दिया, यहाँ पे मान लीजिए आप दाल लगा दी कोई सी। ओके, सो अब इससे क्या होगा आपका, इससे ये होगा कि आपने ये अलग अलग लगा दिए आपके। अगर मान लो ऐसे, अगर ऐसे लगाया तो आप मान लो यहाँ से पेस्ट अटैक हुआ आपका। ओके, मान लो वीट को खाने के लिए कोई रोडेंट आया, तो ये वीट खा लिया उसने, बाकी 3 बच गए आपके, तो आपका नुकसान पूरी तरह से नहीं हुआ। ओके, आपका बाकी पौधा बच गया। आप एक और तरीका कर सकते हो, जैसे इस लाइन में आपने वीट उगाया, यहाँ पे मेज़, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, तो अगर मान लो इस लाइन को ख़राब किया उसने, रोडेंट ने, तो ये वाला वीट जो था आपका, जो दोबारा रिपीट पे आया था, वो बच गया आपका, उसके बाद वाला बच गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर पेस्ट एक पर्टिकुलर प्लांट को ही अटैक करता है, सारे प्लांट्स को अटैक नहीं करता। ओके, सो ऐसे आपके बाकी सारे प्लांट्स बच जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ क्या होगा हमारा, जैसे वीट लेग्यूमिनस है तो वो न्यूट्रिएंट्स देगा, है ना, तो आपका न्यूट्रिएंट बैलेंस भी बना रहेगा। ओके, सॉइल फर्टिलिटी भी बना रहेगा। बट एक प्रॉब्लम भी आता है इसमें। क्या प्रॉब्लम आता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने वीट लगाया, वीट को कुछ और पानी चाहिए, आपने उसके बाजू में मेज़ लगाया, मेज़ को कुछ और पानी की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे ज़्यादा पानी यहाँ पे कम पानी, है ना, क्योंकि मिट्टी है वो, बराबर टाइप का पानी रहेगा, पर पानी भरोगे तो पूरे में भरोगे ना आप।
तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा अपन प्रेफर करते हैं मिक्स क्रॉपिंग में कि ऐसे प्लांट्स लिए जाएं जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट लगभग लगभग सिमिलर हो, सिमिलर, सेम नहीं बोल सकते, सिमिलर हो। ओके, ये हो गए हमारे ऐसे तरीके जिससे हम और एफिशिएंटली अपने क्रॉप को रख सकते हैं। ओके, क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम हमने जो बताया था फर्टिलाइज़र के समय पे कि फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र पानी के साथ मिल के जो हमारा इरिगेट करते हैं, फर्टिलाइज़र मिल के वो अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। इसको हम बोलते हैं लीचिंग। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कि भाई आपने ये सब पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे कि क्रॉप के मतलब जो एग्रीकल्चर है उसमें एडवांसेस कैसे हुए। तो एडवांसेस होते हैं अपने ग्रीन रेवोल्यूशन से। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा एरा है, ऐसा एज है जिसमें हमारे एग्रीकल्चर की तरफ मतलब फुल्ली फोकस जो कि एग्रीकल्चर पे है, हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, जिसमें हमने क्या मेथड्स अपनाए। हमने सबसे पहले बनाए HYV सीड्स यूज़ करना स्टार्ट किया। HYV सीड्स क्या है, HYV सीड्स, HYV सीड्स क्या होते हैं, हाई ईल्ड वैरायटी। हाई मतलब बहुत ज़्यादा, ईल्ड मतलब उससे हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, और वैरायटी मतलब बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं उसकी। हाई ईल्ड वैराइटीज़ ऑफ सीड्स, ये सीड्स क्या होते हैं, मतलब हमने इसको डाला तो ये इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 100 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 99.99% चांसेस होते हैं कि वो उगेगा ही उगेगा, और इससे हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईल्ड मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हमको बोलना चाहिए क्रॉप का रिटर्न मिलेगा, हार्वेस्टिंग मिलेगी। ओके, सो ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है अराउंड 1960s में इंडिया में, और इसके मतलब मेन लेड हैं, मतलब टीम लीडर्स हैं नॉर्मन ई बोरलैग, है ना। इनने पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। इंडियन गवर्नमेंट ने 3 टाइम मतलब 3 अपने जो बिल्स, मतलब इंडियन गवर्नमेंट आप देखते हो कि बिल्स आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट बिल पास करती है जिसमें ग्रीन मतलब है ना फोकस मतलब बोलना चाहिए 20 ईयर प्लान्स होते हैं जिसमें। तो पहले स्टार्ट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो पहले स्टार्टिंग की 20 ईयर प्लान्स में इंडियन गवर्नमेंट ने फुल्ली फोकस किया अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर पे कि भाई एग्रीकल्चर को हम अपना बेस्ट सेक्टर बना सकें, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा ही एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट थे, बट उतनी एफिशिएंसी नहीं थी एग्रीकल्चरल सेक्टर की। इस कारण से स्टार्टिंग के समय पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया। उसी समय पे ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था। ओके, 1960s 1970s। ओके, सो अपने इंडिया के साइंटिस्ट हैं MS स्वामीनाथन, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ग्रीन रेवोल्यूशन पे, और उनको हम बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एक बार फिर बता देता हूँ, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं इंडिया के, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, अब अपन ने देखा ये सारी चीज़ें क्या थी, फूड जो अपन ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, एनिमल्स प्लांट से। अब हम देखेंगे फूड जो हम ऑब्टेन करते कहाँ से हैं, एनिमल से। एनिमल से हम क्या क्या फूड ऑब्टेन करते हैं, आप बता सकते हैं। तो एनिमल से हम ऑब्टेन करते हैं मीट, एग्स, मिल्क, हनी, और क्या ऑब्टेन कर सकते हैं अपन, आप बता सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हम अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, सो जब हम एनिमल्स से अपन एनिमल को अपन क्या बोलना चाहिए, अपन एक फार्म में मतलब अपन रखते हैं जिससे हम अपना कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ ऑब्टेन कर सकें। जैसे हम एक एनिमल्स को ग्रुप मतलब अच्छे लार्ज स्केल पे पाल रहे हैं, जिससे हम उससे एग्स ऑब्टेन कर पाएँ। मान लो हम चिकन पाल रहे हैं पोल्ट्री फार्म में, ताकि हम उससे बहुत ज़्यादा एग्स ले सकें। ओके, तो ये हमारा होगा एनिमल हस्बेंड्री। ओके, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं जिसमें हम एनिमल से फूड प्रोडक्ट्स गेन करते हैं। ओके, अब अच्छा अब अच्छा सी फूड होता है, जैसे मान लीजिए सी फूड है। सी फूड क्या होता है, आजकल बहुत फैशन में है सी फूड होता है जो हम अपना समुद्र से, फिशेस से, प्रॉन से और ऑयस्टर से, ये सब हम अपना कंज्यूम करते हैं फ़िश का फूड, तो वो होता है हमारा मतलब वो होता है सी फूड। सी से जो हम एक्स्ट्रा मतलब फूड लेते हैं वो होता है सी फूड। तो अच्छा, लार्ज स्केल पे अगर हम फिशेस को ब्रीड कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं पिसी कल्चर। लार्ज स्केल पे प्लांट्स को हम ले रहे हैं तो वो है एग्रीकल्चर।
लार्ज स्केल पे अगर हम बोलना चाहिए आपका हनी बीज़ को रियर कर रहे हैं, हनी बीज़ को ग्रो कर रहे हैं, तो वो होता है एपीकल्चर, APICULTURE, एपीकल्चर। ओके। अगर अच्छा, एपीकल्चर में क्या होता है, बहुत सारे सब बॉक्स के फॉर्म में होते हैं, बहुत बॉक्स के फॉर्म में उसमें खंडे बहुत सारे मतलब ऐसे पार्टीशंस बने रहते हैं, उसमें हनी बीज़ को ब्रीड किया जाता है ताकि हम हनी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सको। ओके, तो ये था अपना पूरा फुल चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।